हेलो दोस्तों, तो इस सेशन में यार हम लोग देखेंगे कि यार रेसिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपको मालूम है रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, है ना, हुज एबिलिटी टू रेसिस्ट द करेंट। करेंट को रेसिस्ट करने की एबिलिटी होती है। इसका काम क्या है? रेसिस्ट द करेंट। तो यार कैसे समझे कि सर रेसिस्टेंस तो हो गया कि ठीक है यार रेसिस्टेंस है, करंट को, है ना, रेसिस्ट करने की एबिलिटी होती है, पर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है जो रेसिस्टेंस जनरेट करती है या फिर रेसिस्ट करने की जो फ्लो है उसको रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी किस, है ना, प्रॉपर्टी में होती है मटेरियल की। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। तो व्हाट इज रेसिस्टिविटी? डिनोटेड बाय रो। तो रेसिस्टिविटी के बारे में बात करूं तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हुज एबिलिटी टू रेसिस्ट द करंट। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी रेसिस्टेंस, कोई भी मटेरियल लूं, मैं एक मान के चलिए कोई एक मटेरियल ले लेता हूं मैं, है ना, जैसे मान के चलिए ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया है ना। अब इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट्स कॉल्ड रेसिस्टिविटी, जिसका काम क्या है? रेसिस्ट करना फ्लो को। रेसिस्टिविटी, अगर रेसिस्टिविटी हाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हाई रेसिस्टेंस शो करेगा। रेसिस्टिविटी लो होगी तो लो रेसिस्टेंस। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रेसिस्टिविटी। तो सर रेसिस्टेंस कितना होगा इस कंडक्टर का? ये जो एक मेटल है जो, इसका रेसिस्टेंस कितना जनरेट होता है? तो रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं कहूं कि यहां पे एक मटेरियल है जो सर्कुलर है, ठीक है, तो ये इसका सर्कुलर पाथ होगा पूरा, जिसको हम क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेसिस्टेंस जनरेट होता है वो कितना होता है? रो एल बाय ए। रो एल बाय ए। और दिस इज द रेसिस्टेंस जो कि हमें पता होना चाहिए। मटेरियल का रेसिस्टेंस हमेशा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मटेरियल की लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, वो सॉरी बढ़ेगा, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ये चीज कॉमन सेंस से भी समझ में आ रही होगी। मटेरियल अगर बड़ा है, उसका एरिया ज्यादा है, सर्कुलर पाथ ज्यादा है या एरिया ज्यादा है साइड से, ठीक है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फ्लो कर सकता है, उसके पास जगह ज्यादा है फ्लो करने की, ठीक है, तो उस समय पे आपका रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है सर? ओम इंटू सेंटीमीटर, बल्कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो गई कि रेसिस्टेंस क्या होता है सर, है ना, रेसिस्टेंस क्या होता है। सेकंड, अब सर रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं, है ना। अगर मैं कहूं कि बात करूं, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी होगा, अगर मैं मटेरियल लूं और अगर इसका मैं टेम्परेचर चेंज करूं, टेम्परेचर चेंज करूं तो रेसिस्टेंस इसका क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? और ये पेपरों में आपके बहुत आता है, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे ये मटेरियल है, जिसका ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, तो अब कॉमन सेंस से समझेंगे हम लोग इसको, ठीक है, कि रेसिस्टेंस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर का, इसका मतलब होता है रेसिस्टेंस बढ़ता है। कैसे समझें सर इसको? कैसे क्लियर होगा? जनरल बात करूं तो व्हाट इज करंट? करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि यहां पे मैंने कोई एक वोल्टेज लगा दिया, एक सप्लाई लगा दी, है ना, एक सेकेंड ऊपर से लगा देते हैं हम लोग। अगर मैंने यहां पे कोई सप्लाई लगा दी वोल्टेज, तो इस वोल्टेज का क्या इंपैक्ट आएगा? इस वोल्टेज का इंपैक्ट आएगा सर यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से करंट जनरेट होगी आई। ठीक है, करंट जनरेट होगी आई, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं और करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। अब यहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं सर, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं सर? आग लगा देते हैं, एक काम करते हैं मटेरियल में लगा देते हैं हम लोग आग, है ना,
ये मैंने आग लगा दी, जैसे ही मैंने आग लगाई तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा मटेरियल्स का, और आग लगाने से हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक नई एनर्जी आएगी अलग से, दैट्स कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी। और अगर मेरे पास अलग से कहीं से एनर्जी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एनर्जी का यूज करूंगा और मैं अपने मन से फिर काम करना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे इस वोल्टेज की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस एनर्जी की वजह से, इस वोल्टेज एनर्जी की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये थर्मल एनर्जी लेके रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ऐसे ही घूमने लगेंगे अपने मन से। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी का नया सोर्स मिल गया है ना। और जब इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से भागने लगे तो कहां क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जो करंट में ऐड कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, कंडक्शन कम हो गया, तो करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और करंट डिक्रीज होने का मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम होती है। अब दूसरी चीज सर कैसे समझें कि कितना बढ़ेगा कितना कम होगा? तो उसके लिए काम करते हैं, एक रिलेशन होता है द फ्रैक्शनल चेंज, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है proportional to change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। सर फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेसिस्टेंस, है ना, जिसको R1 बोल देते हैं। इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस। और ऐसे भी बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी मटेरियल की बात करूं फिर से, ये मैंने एक मटेरियल ले लिया, ठीक है, ये मटेरियल ले लिया मैंने। अब अगर इसकी बात करूं, मान के चलो इसमें T1 टेम्परेचर था, जब कोई भी एक टेम्परेचर मान लिया 300 केल्विन 400 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस था R1। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया T2, तो इसका रेसिस्टेंस हो गया नया वाला R2। तो अब हमें ये तो पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया है हमने तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पे आप R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, T2 माइनस T1। और अगर इसको मैं रिलेट करूं तो मैं कह सकता हूं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी क्या होगा हमारा, डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो अल्फा क्या है, तो यहां से सबसे पहले वैल्यू निकाल लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, R1 इधर आ गया तो R2 इक्वल टू होता है R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी, और यहां से R2 इक्वल टू होगा आपका R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये रिलेशन होता है टेम्परेचर का विथ रेसिस्टेंस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो रेसिस्टेंस सेम हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो यहां से अगर मैं लिखता चलूं कि क्या क्या होता है, तो डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 माइनस T1, वेयर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट।
ठीक है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू की अगर आप बात करो तो टेम्परेचर की वैल्यू किसमें होती है? केल्विन में। तो अल्फा की वैल्यू किसमें होगी? टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी सर? रेसिस्टेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा? यूनिटलेस होगा, इसकी कोई यूनिट होगी ही नहीं। तो 1 की यूनिट तो कोई नहीं, वैसे भी नहीं है, तो इन दोनों की मिला के यूनिटलेस कैसे बनेगा? टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, तो अल्फा की यूनिट क्या होगी सर? 1/केल्विन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो यूनिट्स, ठीक है, कि अल्फा की यूनिट क्या होगी यहां पे? 1/केल्विन। ठीक है। R1 क्या है? R1 है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T1 टेम्परेचर। और R2 क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T2 टेम्परेचर। तो हम हमेशा जब भी हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेसिस्टेंस के लिए बोली जाएगी, तब हम हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से हम निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जिस टेम्परेचर पे आपसे पूछा है। ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको भी बहुत सारे सेशंस देखने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं SSC, JEE, IBGO, ऐसे बहुत सारे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को Y694 कोर्स से। ठीक है। चलिए यहीं पर सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।